स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो टॉपिक का नाम है पृथ्वी यानी अर्थ, पृथ्वी ग्रह। जो आपके यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, जेपीएससी, आरपीएससी, एसएससी, सीजीएल, रेलवे, बैंकिंग और दरोगा, डिफेंस आदि, एनडीए और सीडीएस आदि सभी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको इस क्लास में सीधे एग्ज़ाम ओरिएंटेड और आसान भाषा में कंसेप्ट समझाऊंगा ताकि आप रिवीजन के समय जल्दी समझ सकेंगे। आज टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो पृथ्वी टॉपिक का नाम है, इसे समझने के बाद आप एग्ज़ाम में 100% कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी ग्रह यानी चैप्टर का नाम है पृथ्वी ग्रह। तो पहला कंसेप्ट है पृथ्वी सूर्य के से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है, यानी सूर्य ग्रह में आकार की दृष्टि से 5वीं स्थान रखता है। यानी पृथ्वी जो है सूर्य से दूरी के क्रम, यानी पृथ्वी जो है सूर्य से क्रम में तीसरा स्थान है और आकार की दृष्टि से 5वां स्थान रखता है। यानी पृथ्वी जो है सूर्य से दूरी के क्रम में कितना स्थान पर है, तो तीसरा स्थान पर है। और आकार की दृष्टि से कितने स्थान पर है पृथ्वी, तो 5वीं स्थान पर है। यानी सूर्य के जो दूरी के क्रम में है पृथ्वी, तो तीसरे स्थान पर है। और सभी ग्रहों में आकार की दृष्टि से पृथ्वी जो है 5वीं स्थान पर रखता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी ये सभी समझ गए होंगे कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट देखते हैं कि पृथ्वी की आयु लगभग मानी जाती है 4.54 अरब वर्ष, यानी 4.54 बिलियन ईयर्स। यानी पृथ्वी की आयु कितनी मानी जाती है, तो 4.54 अरब वर्ष यानी 4.54 बिलियन ईयर्स। यानी पृथ्वी की आयु कितनी है, तो 4.54 अरब वर्ष यानी 4.54 बिलियन ईयर्स। अगला कंसेप्ट देखते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह यानी ब्लू प्लेनेट कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह का लगभग 71% जल से भरा हुआ है, यानी जल से ढका हुआ है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, तो क्योंकि इसकी सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, यानी ब्लू प्लेनेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका जो सतह है, यानी पूरी जो सतह है, सतह जो है पृथ्वी के जो भू स्थिति है वह कितना परसेंट से भरा हुआ है जल, तो 71% से भरा हुआ है जो जल। तो इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, यानी ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। तो अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है कि पृथ्वी एकमात्र ज्ञात ग्रह है जहां जीवन मौजूद है। यानी जो अभी तक खोज हुआ है, पृथ्वी के एकमात्र ज्ञात ग्रह है जो जीवन मौजूद है। जैसे में जीवन के लिए आवश्यक पानी आवश्यक है, ऑक्सीजन आवश्यक है और तापमान यानी मौसम वातावरण के अनुकूल यानी तापमान जरूरी है। तो पृथ्वी के एकमात्र ज्ञात ग्रह है जो जीवन के लिए मौजूद है, जो जीवन के लिए आवश्यक पानी भी जरूरत है, ऑक्सीजन और तापमान ये सभी मौजूद है। इसीलिए पृथ्वी के लिए यहाँ पे जीवन मौजूद है। तो ये भी कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है पृथ्वी की गतियाँ। यानी पृथ्वी की गतियाँ यानी 2 प्रकार से होती है, यानी घूर्णन यानी रोटेशन, यानी पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, और दूसरा है परिक्रमण यानी रिवोल्यूशन, यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमना। घूर्णन कैसे है, तो घूर्णन रोटेशन यानी पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती रहती है। जैसे लट्टू हो गया, लट्टू एक गोले की चारों ओर नाचते नाचते चारों ओर घूमते रहता है एक वृत्ताकार पथ पर, तो इसी को बोलते हैं रोटेशन। यानी पृथ्वी अपने धुरी पर नाचते नाचते घूमती है चारों ओर, सूर्य के चारों ओर, तो वहीं घूर्णन गति है, यानी पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। यानी पहला हो गया घूर्णन और दूसरा हो गया परिक्रमण यानी रेवोल्यूशन, जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। यानी
सूर्य जो चक्कर लगाती है सूर्य के चारों ओर, इसे परिक्रमण यानी रेवोल्यूशन कहते हैं। आइए इसके बारे में देखते हैं। अगला देखते हैं कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट है यानी रोटेशन यानी घूर्णन, यानी पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। रोटेशन को क्या बोला जाता है? घूर्णन, यानी पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। यानी घूर्णन के कारण क्या क्या होता है, आइए हम देखते हैं। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। तो कितनी चक्कर लगाती है? तो एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी अपने धुरी पर 24 घंटे में कितने चक्कर लगाती है? तो एक चक्कर लगाती है। इस घूर्णन के कारण दिन रात होता है। तो पृथ्वी अपने धुरी पर लगभग कितने 24 घंटे में चक्कर लगाती है? एक चक्कर लगाती है 24 घंटे में, और इसी घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। तो पहला कंसेप्ट समझ आ गया होगा। घूर्णन को ही बोला जाता है पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। और दूसरा देखते हैं, पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर यानी वेस्ट टू ईस्ट में घूमती है। इसलिए सूर्य पूर्व में उदय होता है। यानी पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की यानी वेस्ट टू ईस्ट में घूमती है, इसीलिए सूर्य पूर्व में उदय होता है, यानी सूरज उगता है पूर्व से उगता है। तो पृथ्वी की जो धुरी किधर से किधर घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसीलिए सूर्य क्या होता है? पूर्व में सूर्य का उदय होता है और पश्चिम में डूबता है। अगला कंसेप्ट देखते हैं, तारामय दिन यानी तारामय यानी सिडरल डे, यानी सिडरल डे। सिडरल डे क्या है? तो यह वह समय है जो पृथ्वी दूर के तारों के सापेक्ष 360 डिग्री घूमती है। यानी सिडरल डे वह है जो वह समय है जो पृथ्वी दूर के तारों के सापेक्ष, यानी जो पृथ्वी से दूरी है, उनकी जो पृथ्वी और तारों के बीच जो दूरी है उनको कितना डिग्री पृथ्वी कोण बनाती है? तो 360 डिग्री कोण बनाते हैं। यानी पृथ्वी से जो तारे की दूरी है उनके सापेक्ष में 360 डिग्री की कोण बनाती है। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपको घूर्णन या पृथ्वी से दूरी पर आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होता है? तो दिन रात होता है, और क्या क्या होता है? तो सूर्य जो उदय होता है तो पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में डूबता है। और क्या होता है? तो यह समय तारामय दिन भी होता है, जो यह समय है जो पृथ्वी दूर के तारों के समक्ष कितना डिग्री का कोण बनाती है? तो 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो अगला कंसेप्ट देखते हैं, परिक्रमण यानी दूसरा हम लोग देखेंगे कि रेवोल्यूशन यानी पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमना है। यानी परिक्रमण क्या है, रेवोल्यूशन क्या है, या पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमना क्या कहलाता है? तो परिक्रमण यानी रेवोल्यूशन कहलाता है। परिक्रमण को क्या कहते हैं इंग्लिश में? तो रेवोल्यूशन या कहते हैं पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर घूमती है या चक्कर लगाती है उसे क्या बोलते हैं? परिक्रमण बोलते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण या रेवोल्यूशन 365 दिन में लगाती है, जिसके 365 दिन और 6 घंटे में एक चक्कर लगाती है, जिससे वर्ष का निर्माण होता है। यानी पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है तो 365 दिन 6 घंटे में एक चक्कर लगाती है, जो वर्ष का निर्माण होता है परिक्रमण के कारण। और दूसरा में देखते हैं, पृथ्वी जो अपने अक्ष पर 23-23.5 डिग्री झुकी हुई है, किसके कारण? परिक्रमण के कारण। तो इसी झुकाव के कारण ऋतुओं का परिवर्तन होता है, जैसे ऋतुओं का परिवर्तन होता है, जैसे वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी का दिन, शरद ऋतु और शीत ऋतु का निर्माण होता है। किसके कारण? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसी झुकाव के कारण क्या होता है? तो ऋतुओं का परिवर्तन या ऋतुओं का बदलना होता है। लीप ईयर्स वर्ष यानी हर 4 साल में 29 फरवरी को सेंचुरी नियम के साथ ही यह लीप वर्ष आता है। यानी लीप वर्ष किसके कारण आता है? तो परिक्रमण के कारण, यानी रेवोल्यूशन या पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमना ही के कारण लीप वर्ष का नियम आता है हर 4 साल के बाद, यानी 29 फरवरी को यह सेंचुरी नियम के साथ आता है। अगला कंसेप्ट देखते हैं, पृथ्वी
प्राकृतिक उपग्रह है जिसका उपग्रह चंद्रमा, यानी पृथ्वी का एकमात्र क्या है प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र क्या है उपग्रह तो चंद्रमा है। जो पृथ्वी का क्या है एक उपग्रह तो चंद्रमा है। तो ये भी आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में यानी 21 जून को ग्रीष्म अयनांत, यानी उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन होता है तो 21 जून को ग्रीष्म अयनांत के दिन होता है, और 22 दिसंबर को शीत अयनांत सबसे छोटा दिन होता है। यानी उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को ग्रीष्म यानी गर्मी के ग्रीष्म अयनांत होता है 21 जून को, और 22 दिसंबर यानी ठंडे के दिन को समय शीत अयनांत के समय सबसे छोटा दिन होता है। तो दिन को याद करना है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन यानी शीत अयनांत के दिन होता है। अगला कंसेप्ट देखते हैं। पृथ्वी का आकार यानी दीर्घवृत्ताकार है, यानी ओवलेट स्फीरियड है, यानी ध्रुवों पर चपटी और भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है। यानी पृथ्वी का आकार कैसी है तो दीर्घवृत्ताकार है, यानी ओवलेट स्फीरियड है। ध्रुवों पर चपटी हुई है, यानी ध्रुव पर जो पृथ्वी का जो ध्रुव पर का आकार कैसा है तो चपटी हुई है, और भूमध्य रेखा पर कैसे हुई है तो उभरी हुई है। इसी कारण पृथ्वी के जियोड बोला जाता है। इसकी आकृति के कारण ही इसको जियोड बोला जाता है। यानी ध्रुव पर इसकी पृथ्वी का आकार कैसा होता है तो चपटी होती है और भूमध्य रेखा पर उभरी हुई होती है। तो पृथ्वी के इसी कारण एक जियोड का आकृति निर्माण होता है। पृथ्वी की आकृति जियोड की आकृति के रूप में उभरता है। किसके कारण तो ध्रुवों के चपटी होने के कारण और भूमध्य रेखा की उभरी हुई के कारण पृथ्वी जो गोल रूप में नहीं है, एक वृत्ताकार यानी ओवलेट स्फीरियड के रूप में है। अगला कंसेप्ट देखते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्या क्या है हम देखते हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में भूपर्पट्टी यानी क्रस्ट जो सबसे ऊपरी परत पाई जाती है, सबसे ऊपरी परत पाई जाती है क्रस्ट में, जो 5 से 70 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। मोटी मेंटल है, और मेंटल इसके सेकेंड नंबर पर देखते हैं। पहल का हो गया भूपर्पट्टी, और दूसरा हो गया मेंटल, और तीसरा हो गया कोर। तो हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में बांट सकते हैं तो 3 भागों में बांट सकते हैं। भूपर्पट्टी यानी क्रस्ट, यह सबसे ऊपरी परत होती है। पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को क्या बोला जाता है तो भूपर्पट्टी यानी क्रस्ट बोला जाता है, जिसकी मोटाई कितने होते हैं तो 5 से 70 किलोमीटर की होती है। और उसके नीचे वाले पृथ्वी के नीचे वाला बीच वाले हिस्से को क्या बोला जाता है तो मेंटल बोला जाता है, यानी सबसे मोटी परत होती है। इसकी मोटाई कितनी होती है तो 2900 किलोमीटर। यानी इसमें ज़्यादा क्या पाया जाता है तो सिलिकेट की चट्टानें पाई जाती है। यानी मेंटल में क्या ज़्यादा पाई जाती है तो सिलिकेट की चट्टानें पाई जाती है, जो सबसे मोटी परत होती है। और कोर में क्या पाया जाता है कोर यानी कोड जो आंतरिक भाग होता है, जो इसमें यानी लोहा निकेल मुख्य रूप से पाई जाती है। कोर में क्या पाया जाता है तो लोहा पाया जाता है और निकेल पाया जाता है। यानी अपर कोर यानी लोअर कोर, यानी इसमें भी कोर 2 प्रकार की हो जाती है, यानी अपर कोर यानी लोअर कोर। आंतरिक अपर यानी लीनियर और अपर, जो मुख्य रूप से कोर में क्या पाया जाता है तो लो यानी धातु यानी इस्पात और निकल भी पाया जाता है। तो भूपर्पट्टी की सबसे ऊपरी परत कितनी होती है तो 5 से 70 किलोमीटर, जिसे क्रस्ट बोला जाता है। और बीच वाले पट्टी को क्या बोला जाता है तो मेंटल बोला जाता है, यानी मोटी मेंटल होती है। यह सबसे मोटी मेंटल होती है जो 2900 किलोमीटर की होती है। इसमें क्या पाया जाता है तो सिलिकेट की चट्टानें पाई जाती है। और कोर में तीसरा में क्या पाया जाता है तो आंतरिक भागों में, ये आंतरिक सबसे नीचे वाले भाग पाया जाता है, इसमें लोहा और निकेल पाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है कि वायुमंडल की परतें, जो हमारे वायुमंडल में आसपास की परतें हैं, मुख्य रूप से देखते हैं कितने हैं। तो पहला में है क्षोभ मंडल, यानी
ट्रोपोस्फियर माने सबसे निचली परत होती है। इसमें क्या घटना घटती है, तो मौसमी घटनाएं होती हैं, जैसे 8 से 15 किलोमीटर में पाई जाती है। इसमें जो सबसे निचली परत होती है, इसमें मौसमी घटनाएं होती है, जैसे बारिश होना और ओले गिरना, ये सभी मौसमी घटनाएं होती है। इसमें इसे क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर बोला जाता है। तो मौसमी घटनाएं कहाँ कहाँ होती है, तो क्षोभ मंडल में यानी ट्रोपोस्फियर में होता है। मौसमी घटनाएं कहाँ होती है, तो क्षोभ मंडल में होती है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8 से 15 किलोमीटर के बीच पाई जाती है, यानी 0 से लेकर 15 किलोमीटर के बीच पाई जाती है जो मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में पाई जाती है। यानी क्षोभ मंडल को क्या बोला जाता है, तो ट्रोपोस्फियर। और दूसरा में क्या बोला जाता है, समताप मंडल, यानी दूसरा समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर। इसमें क्या पाया जाता है, तो ओजोन परत पाया जाता है, जिसकी मोटाई क्या होती है, तो 1550 किलोमीटर की मोटाई पाई जाती है। समताप मंडल की मोटाई कितनी है, तो 1525 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। 15 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल पाया जाता है, जिसमें ओजोन परत की परतें पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है, जिससे हमारी त्वचा को कैंसर से बचाती है। किसमें ओजोन परत पाई जाती है, तो समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। यानी स्ट्रेटोस्फियर किस में पाया जाता है, तो ओजोन परत पाया जाता है स्ट्रेटोस्फियर में, जिसकी मोटाई कितनी हुई, तो 1550 किलोमीटर की मोटाई पाई जाती है समताप मंडल में। मध्य मंडल यानी तीसरा हम देखते हैं मध्य मंडल। मध्य मंडल में क्या है, तो मेसोस्फीयर यानी इसमें उल्का पिंड पाए जाते हैं। मेसोस्फीयर में क्या क्या पाया जाता है, तो उल्का पिंडे जो जलते रहते हैं, उसमें मेसोस्फीयर में उल्का पिंडे जो जलते रहते हैं हमेशा और चलते रहते हैं। कहाँ पाई जाती है उल्का पिंडे, तो मध्य मंडल में यानी मेसोस्फीयर में पाई जाती हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि जो उल्का पिंडे जो जलते रहते हैं कहाँ पाई जाती है, क्षोभ मंडल में या समताप मंडल में या मध्य मंडल में या आयन मंडल में, तो वो आपको आना चाहिए मध्य मंडल में यानी मेसोस्फीयर में उल्का पिंडे पाई जाती हैं। अगला देखते हैं आयन मंडल यानी आयनोस्फीयर, यानी इसमें आयन मंडल को क्या बोला जाता है, आयनोस्फीयर। तो इसमें क्या क्या घटित होती है, तो रेडियो तरंगे, सैटेलाइट, ये सभी सैटेलाइट की जो तरंगे होती है वो सभी इसमें जो घटित होती है आयनोस्फीयर में। आयन मंडल में क्या घटना होती है, तो रेडियो तरंगे की घटना होती है। अगला देखते हैं, अगला कंसेप्ट है कि भूकंपीय तरंगों से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का ज्ञान होता है। यानी पृथ्वी के जो हम लोग को अंदर का पता कैसे हम लोग लगा सकते हैं, तो भूकंपीय तरंगों से ही हम लोग पृथ्वी के अंदर क्या क्या घटना हो रही है किससे पता चलता है, तब भूकंपीय तरंगों से हम लोग को पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या घटित घटना हो रही है। इसी के भूकंपीय तरंगों से ही हम लोग को पता चलता है। तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना का ज्ञान कहाँ से होता है, तो भूकंपीय तरंगों से हम लोग को पता चलता है। अगला देखते हैं, तो सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर भी कीजिए ताकि सेशन आगे भी जारी रहे। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। ओके बाय, थैंक यू।